आप जैसे जो तमाम लोग होते हैं सोसाइटी के, वो पिलर्स होते हैं एक्चुअली। वो न सिर्फ अपने कारोबार के जरिए हजारों लोगों को रोजगार दे रहे होते हैं, बल्कि अपने एक खास विजन के जरिए अपनी एक पुख्ता पहचान बना रहे होते हैं। आप लोग हजारों युवाओं के लिए एक इंस्पिरेशन हो जाते हैं जब आप इस तरह एक स्टेज पर तशरीफ फरमा होते हैं। और जब हम विजन्स की बात करते हैं तो आप जैसे लोगों का विजन के नुमाइंदों के तौर पे यहाँ बैठे रहना एक बड़ी बात है, मुझे लगता है। राजेश जैन साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगी। आपकी कंपनी LPS बोसाड रोहतक, जिसकी खासियत हमने पहले भी बताई थी अपने दर्शकों को, इस कंपनी के बनाए हुए नट्स एंड बोल्ट्स चंद्रयान 3 में लगाए गए और मुझे लगता है एक बहुत बड़ी उपलब्धि है वो आपके रोहतक से, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जब कभी आपने सोचा होगा कि आपको कुछ बड़ा करना है और ऐसा बड़ा कर देंगे कि हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो जाएंगे, ये शायद उस वक्त नहीं सोचा होगा, लेकिन इस विजन के लिए, इस ख्वाब को पालने के लिए, इस ख्वाब को छोटे से बड़ा करने के लिए कौन सी वो ताकत थी, कौन सी वो सोच थी जिसने सबसे ज्यादा वर्क किया? आवाज आ रही है? जी। अच्छा, गुड आफ्टरनून। तो सबसे पहले तो आपने यहाँ दिया है विजन 2024, तो आपने ये सारा कुछ इलेक्शन रख के किया। आपको देना चाहिए था विजन 2030, विजन 2047, विजन 2050 या विजन 2075। कि आज सबसे पहले जो सबसे बड़ा आज पूरी वर्ल्ड में है वो है क्लाइमेट। कि आज कोई भी अगर आपका फंक्शन, कोई प्रोग्राम होना चाहिए, जो उससे शुरू होना चाहिए कि भाई हम क्लाइमेट के लिए, लोगों के लिए क्या कर रहे हैं। अगर सृष्टि नहीं बचेगी तो कोई कंट्री नहीं बचेगी। अब आपने कहा कि हम लोग भी अपना हर साल 3 साल की, 5 साल का एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, विजन बनाते हैं। और हम इस बात में यहाँ नहीं करते कि आज कांग्रेस पार्टी है, आज बीजेपी पार्टी है। मैं कह रहा हूँ कि भाई जिस वक्त कांग्रेस थी तो कांग्रेस के टाइम पे हमने ये देखा कि भाई हम अपने बिजनेस को आगे कैसे ले जाएं। कांग्रेस में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई और आज अभी बीजेपी में सर्टन चीज़ें अच्छी हो रही हैं। तो मैं तो अब ये देख रहा हूँ अपॉर्चुनिटी कि भाई मैं आज जहाँ खड़ा हूँ, जब 2030 में देखूँ या 2050 में देखूँ, तो वेयर वी विल बी देयर। तो आज मेरे को इंडिया में जितनी अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट कर रही है कभी नहीं हुई। आज जो अगर मैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे, अपनी कंपनी पे इन्वेस्ट करूँगा, उससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलती है। और हमें जितना भी मेक इन इंडिया का प्रोग्राम है, जैसे आपने चंद्रयान का, आज जितनी भी आप मेट्रोज देख रही हैं, हर मेट्रो के अंदर हमारे 5000 पुर्जे हैं। जितने भी आप लोकोमोटिव देख रहे हैं, आज मैं सुबह पटना से आया, कल मैं वहाँ की सबसे बड़ी जो लोकोमोटिव फैक्ट्री में बिहार में, उसमें वहाँ था, उस वक्त लालू प्रसाद जी ने उसका इनिशिएटिव लिया था और वो फैक्ट्री वहाँ लगी। वो फैक्ट्री लगी तो वर्ल्ड क्लास फैक्ट्री लगी। तो आज ये है कि भाई जो अपॉर्चुनिटी इस वक्त करंट प्राइम मिनिस्टर ने दी है, आज अभी कल मॉर्गन स्टैनली ने अनाउंस किया कि इंडिया को हमने लोअर वेट से हैवी वेट डिक्लेयर कर दिया और चाइना को एक लेवल डाउन कर दिया, क्योंकि वो ये देख रहे हैं कि इंडिया में ग्रोथ की पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। वी हैव द यंगेस्ट पॉपुलेशन, सबसे टैलेंटेड लोग हैं। आज यहाँ पे जो फैमिली जो है वो अपनी बच्चों को सबसे पहले अगर पैसा आता है, ये कहती है भी एजुकेशन देनी है, और उस एजुकेशन से माध्यम से इंडिया की एक बहुत अच्छी ग्रोथ स्टोरी है। मैं भी पिछले महीने अगर अमेरिका गया हुआ था, जितने भी मेरे बहुत सारे अमेरिकन फ्रेंड्स हैं, शाम को 2-3 पैग लगा लेंगे तो ये डिस्कशन शुरू करेंगे इंडिया में ये वो। मैं कहता भाई आप नेगेटिविटी ना देखिए, वो टाइम कुछ और था। अगर आज आप देखेंगे तो इतनी ज़्यादा अगर आप इंडिया में आके इन्वेस्ट करेंगे, अभी भी FDI जो पिछले 10 साल से बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो अब वो उस अपॉर्चुनिटी को देखिए। आपको रिटायरमेंट में जो इंडिया में आप अपनी लाइफ जी सकते हैं, वो आप अमेरिका में नहीं जी सकते। अगर इंडिया को भी अगर डेवलप्ड नेशन बनना है तो वो डेवलप्ड सरकार एक प्लेटफॉर्म है। हमारे तो जैन धर्म में भी ये कहा जाता है भी अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है, भगवान ने कहा भी मैंने आपको एक प्लेटफॉर्म दिया, पुरुषार्थ आपको करना है। तो जो भी कोई सरकार आए, हर सरकार का अपना वे ऑफ तरीका है। तो यहाँ वो जितने पॉलिटिकल लीडर आते हैं वो एक दूसरे को कहना शुरू कर देते हैं तूने ये करा वो करा। आप लोग भी वही पूछते हैं जो आप हर रोज अखबारों में सुन सकते हैं, हर रोज न्यूज़ में देख सकते हैं, वही आप पार्टी से पूछ लेते हैं, वो एक दूसरे को तो किसी ने ये तो बताया नहीं कि भाई कंट्री का विजन क्या है, कि 5 साल बाद कंट्री कहाँ होगी, 5 साल बाद आप कहाँ पे होंगे। तो हम तो इस चीज़ को ये देख रहे हैं कि भाई सरकारें अपना काम करती रहेंगी और जो पॉलिसीज़ आ रही हैं
उस पॉलिसी से हम अपने आप को कैसे ग्रो करें, हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो कैसे ग्रो करें, और उसी के साथ अगर हम इस रोहतक शहर में हैं तो ये ना हो कि भी हम सारा प्रॉफिट अपने पास रख लें, हम अपने सोसाइटी को कैसे गिव बैक करें। तो सुबह से शाम तक यही कोशिश करते हैं कि भाई जो आज सरकार आए इस चक्कर में ना पड़े कि भाई इस चीफ मिनिस्टर के पास जाए, वहाँ जाए, उस पॉलिटिकल में। तो बल्कि लोगों को स्कूल कॉलेजेस में भी जाके कहता हूँ कि अभी इससे पहले भी था कि सरकारी नौकरी के पीछे ना जाओ, कि और ये देखिए कि भाई आपकी अपनी ग्रोथ कैसे है। मैंने अभी हमारे यहाँ खरावड़ के अंदर एक स्कूल है, सरकारी स्कूल, मैंने उनको कहा भी मैं आपको 100 साल के लिए अडॉप्ट करता हूँ, और पर ये नहीं कि जी मेरे को कूलर लगवा दो, कमरा बनवा दो, सरकार ने दिया है, मैं आपकी सारी टीचर्स की ट्रेनिंग करवा सकता हूँ, कोई नहीं आता। वो उनको एक सरकारी सिस्टम के अंदर काम करने की आदत हो गई है। दे आर गेटिंग मच हायर सैलरीज पर दे डोंट रिपोर्ट फॉर वर्क। तो ये है कि भाई हम इस चीज़ में अब मैं अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करता कि बीजेपी ने क्या करा, कांग्रेस ने क्या करा। कांग्रेस की अच्छाई से आप अपने आप को आगे बढ़ा लो, बीजेपी की अच्छाई से आगे बढ़ा लीजिए। ठीक है आपने, लेकिन ये भी सच है कि कुछ लोग जब कुछ कर गुजरते हैं, जो फाइनेंशियली साउंड भी हो जाते हैं अपने वेंचर्स के जरिए, अपने स्टार्टअप्स के जरिए, अपने कारोबारों के जरिए, तो फिर अमूमन दूसरों के बारे में नहीं सोचा जाता है। ये भी लिखा है किसी ने, कौन रोता है किसी और की खातिर है दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पर रोना आया। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि 100 साल के लिए स्कूल्स को आप गोद लेने के लिए तैयार है। इस सोच को भी हम विजन 2024 से जोड़कर देखते हैं, और हम शुक्रगुजार है कि आप आज इस स्टेज पर तशरीफ फरमाएं। डीपी गोयल साहब, कैनविन फाउंडेशन जैसी संस्था के जरिए आपने भी समाज में बहुत पॉजिटिव पैगाम दिए हैं। आपकी संस्था के जरिए किए गए कामों की भी एक लंबी फेहरिस्त है, और गाहे बगाहे इस तरह के प्रोग्राम्स आयोजित किए जाते हैं आपकी तरफ से कि उन्हें देखकर ये यकीन हो जाता है कि अगर विल पावर हो, इच्छा शक्ति हो, तो आप बड़े पैमाने पर सोसाइटी के लिए, समाज के लिए जरूर कुछ कर सकते हैं। लेकिन उस कर सकने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस सामने आए होते हैं, वो भी हम जानते हैं। उन चैलेंजेस से किस महारत से निपटे? ममता जी, सबसे पहले आपके खबरें अभी तक के सभी व्यूवर्स को मेरा नमस्कार और आपका धन्यवाद कि हमें आके अपनी बात रखने का मौका दिया। निश्चित तौर पे जब हम समाज के विकास की बात करते हैं, देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो हम सरकारों की तरफ देखते हैं, प्रशासन की तरफ देखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये देश बनता है एक आम जन से, हम सभी से बन के बना है, और इसमें हर व्यक्ति की अपनी एक भागीदारी है। और चाहे वो सामाजिक संस्थाएं हों, समाज हो, कोई भी संस्थान हो, आप प्रशासन हो, सरकार हो, हमें 360 डिग्री कलेक्टिव अफेक्ट्स करने पड़ेंगे। और जो हमने कोरोना में देखा, अभी जैसे हर बंदे ने आर्मी बन के सरकार की सहायता करने का काम किया, जहां जान माल के लाले पड़े हुए थे, एकदम आदमी से दूर होता जा रहा था, उसी समय सरकारी संस्थाओं के साथ साथ हमारी जितनी भी RWS थी, सब सामाजिक संस्थान थे, उन्होंने बहुत एक अच्छी भूमिका अदा करी। उसी में कैनविन फाउंडेशन जो एक हेल्थ के सेक्टर में अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं कैसे एक आम आदमी के लिए अफोर्डेबल, अप्रोचेबल, अश्योरेबल हों, उस मिशन पे हमने 2019 से काम शुरू किया था। और बताते हुए बड़ा गर्व होता है कि उसी दौरान कोरोना के समय में 2800 कैंप हमने गुड़गांव में ऑर्गेनाइज किए, कोविड टेस्ट के, वैक्सीनेशन के हमने करीबन 3500 कैंप्स हमने लगवाए। उसके अलावा जितने भी हमारी कोविड के टाइम पे प्लाज्मा की बात आई थी, तो हिंदुस्तान में एकमात्र कैनविन फाउंडेशन ऐसी संस्था थी जिसने करीबन 800 यूनिट प्लाज्मा का वहाँ पे कलेक्शन किया और एक जीवन दान देने में कहीं ना कहीं भूमिका अदा की। सरकार के साथ मिलकर सामाजिक संगठनों जिस तरह से काम किया, वो अपनी तरफ से एक उदाहरण मतलब समाज के लिए कि हमें सबको मिलके काम करना चाहिए, ना केवल सरकारों की तरफ देखना चाहिए। जहाँ तक आपने चैलेंजेस की बात की, चैलेंजेस तो आजकल हर चीज़ में है। जबकि आप बड़े विजन की तरफ चलते हैं तो बड़े आपको कहीं ना कहीं तकलीफें उठानी पड़ती है, और वो तकलीफें ही आपको वहाँ तक ले जाती है। हर तकलीफ आपको सिखाती है। हमें भी बहुत सारी ऐसी बातें सुनने को मिलती थी, लोग चोर बोलते थे, दिखते आती थी, तो ये सारी चीज़ें चलती रहती है। अभी भी हमारी एक वीडियो वायरल हो गई थी बिना बात की, तो ये तो चलती रहती है। हमें सिर्फ अपने सच्ची नीयत के साथ, भगवान पे भरोसा रखते हुए, विल पावर के साथ, और सबसे अच्छी बात अपने जो क्लोज दोस्त हैं उनको साथ लेके हमें चलना चाहिए, और हमें ईमानदार होना चाहिए हमारे एफर्ट्स के लिए। हमारे को भगवान ने बहुत कुछ दिया है, समाज के लिए सबको बहुत कुछ दिया है। शरीर अच्छा है, पहला सुख निरोगी का है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम सोसाइटी को, नेचर को गिव बैक करें। और यदि अवेयरनेस हमारी समय के साथ आ जाती है, कई बार हम कहते हैं कि भगवान का नाम हमें उम्र के बाद लेते हैं, हम वानप्रस्थ आश्रम में, संन्यास आश्रम में, यदि ये सारी अवेयरनेस हमारे को साथ साथ आ जाए, और जबकि आज बात हो रही नैतिक शिक्षा की, यदि हमारे को शिक्षा के साथ साथ हमारे को कंट्रीब्यूशन की बात भी यदि समाज के
उसमें सीखने को मिल जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि दिन का एक हिस्सा 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट हमें समाज के लिए जरूर निकालने चाहिए। और बहुत अच्छी बात मैं बताना चाहता हूँ आपको ममता जी, हमारी भारतीय संस्कृति हमें सिखाती है। आज हमारे गांव में चले जाओ, छोटे से छोटे गांव में गाय की रोटी निकालते हैं, कुत्ते को रोटी डालते हैं, चींटी को आटा देते हैं, महिलाएं दूर तक जाके धर्म का प्रचार करती है। तो हमारी संस्कृति हमें सिखाती है। लेकिन कहीं ना कहीं हम पीछे मॉडर्नाइजेशन की दौड़ में, पश्चिमी सभ्यता की दौड़ में वो चीजें भूलते जा रहे हैं। उसकी जिम्मेदारी हमें लेनी पड़ेगी। और कोई भी ये नहीं कि एक ट्रेन का एक डब्बा एक इंजन चलता है, सारे डब्बे उसके पीछे पीछे चलते हैं। तो एक व्यक्ति, एक संस्था, कोई भी समाज निर्माण के लिए, समाज को सुधारने के लिए कोई आगे यदि सच्ची नीयत के साथ आगे चलता है तो एक बहुत बड़ा बदलाव समाज में देखने को मिलता है जी। तो मुझे ऐसा लगता है। आपने ठीक कहा, और ये तमाम चीजें मिलकर एक विजन को पैदा करती हैं। लेकिन राजेश जी, जैसे आपने कहा कि हमें बात करनी चाहिए थी 2030 के विजन की, 2050 के विजन की। आपने ये भी कहा कि जो रोजाना अखबारों में होते हैं वो हम जो पब्लिक के नुमाइंदे अभी भी हमारे यहाँ बीच हैं, हम उनसे पूछते हैं। लेकिन ये विजन दरअसल तय इन्हीं लोगों से होते हैं। और जब आप जैसे तमाम लोग जुड़ते हैं अवामी नुमाइंदों से, सरकारों से, तो उस विजन को मजबूती मिलती है। लेकिन 2024 की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे लिए आज की बात भी करना जरूरी है। अभी जो हाल ही में नू में हुआ, इस तरह की चीजें इन तमाम चीजों को धता बता देती हैं। आप और हम कितनी भी मेहनत कर लें, हम कितनी भी तालीम हासिल कर लें, कितने बड़े हम एजुकेशनिस्ट हो जाएं, लेकिन जब इस तरह की जहालत पैदा हो जाए कहीं, जो कि अब अक्सर हो रही है, तो सारी चीजें रुक जाती हैं। आपने देखा कई जिलों में एक साथ कर्फ्यू हो गया, धारा 144 लगा दी गई, सब कुछ रुक गया, स्कूल कॉलेज बंद हो गए। तो ये एक बड़ा सेटबैक है। देखिए, ये आप ना किसी भी कंट्री में रोक नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं इतना बड़ा 140 करोड़ की पॉपुलेशन है और लोगों डिफरेंट कास्ट और रिलीजन के बेस पे लोग उसको करते हैं, तो बल्कि होना तो ये चाहिए कि भाई सद्भावना बनी रहे। तो आपका, मैं तो एक ही पर्सपेक्टिव इस चीज़ को देखता हूँ कि भाई इंडिया इज़ द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। पूरी दुनिया में इस वक्त हिंदुस्तान से अच्छी कोई कंट्री नहीं है जहाँ आप इन्वेस्ट करके आप ग्रो कर सकें। आज इतने सारे जो अभी पिछले 10 साल में यूनिकॉर्न्स आए हैं, इतने सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं, इतनी ज़्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। अगर हम अपनी एनर्जी को उस तरफ लगाएं कि भाई पॉजिटिव सोच की तरफ लगाएं कि भाई आज आपकी ग्रोथ से तो कंट्री की ग्रोथ आनी है। ये पॉलिटिशियंस आपस में लड़ते रहने दो इनको, तो वो सारा जो फोकस है, बल्कि कई बार हम बात करते हैं, लोग कहते हैं भाई इंडियन पीपल आर हंग्री फॉर पॉलिटिकल न्यूज़। तो हमने वो एक ऐसा माइंडसेट बना दिया कि ले दे के अगर शाम को डाइनिंग टेबल पे बैठना है तो बीजेपी क्या कर रही है, कांग्रेस क्या कर रहा है, वाई। तो वो हमें उस चीज़ से भी हटके बात करनी चाहिए। और ये एक इंसिडेंस, क्योंकि मैं कोई पॉलिटिकल उसमें आपको जवाब नहीं देने वाला कि नू में क्यों हुआ, क्या हुआ, तो इट इज़ बैड वट एवर हैपन्स। तो उसके लिए हमें देखना चाहिए भी हम अपनी सद्भावना कैसे बना सकें, आपस में लोगों का जो जाति को छोड़ के प्रेम कैसे बना सकें। ठीक है आपने। डीपी गोयल जी, आखिरी सवाल आपसे ही है, कैसे यकीन दिलाएंगे या कैसे युवाओं को इस तरफ इन्फ्लुएंस करेंगे आप कि किस तरह की चीज़ों में इन्वेस्ट किया जाए, जैसे कि राजेश जी ने कहा, और बजाय इसके कि अभी चल क्या रहा है उस पर ज़्यादा डिस्कशन के, इन्वेस्टमेंट पे, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ पे कैसे सोचें, लेकिन उसके लिए सब्र कैसे बना के रखें। हम देखते हैं कि यूथ में सब्र की कमी है और कांस्टेंट रहना किसी चीज़ के लिए वो पहली शर्त होती है। जब आप खासतौर से किसी बिजनेस को इस्टेब्लिश करने की बात कर रहे होते हैं, इंतज़ार नहीं कर पाते हैं युवा, तो क्या कहेंगे? देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। जब भी देश में बड़े बदलाव आए हैं वो युवा के द्वारा ही आए। और आज भारत, जैसे अपॉर्चुनिटी की बात जैन साहब कर रहे थे, तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि आज पूरे वर्ल्ड में किसी देश के भी हम कंपैरिजन करते हैं तो आज हमारा युवा भारत है। और थोड़ी सी यदि हम उसकी डायरेक्शन को थोड़ा सा चैनलाइज कर देते हैं, जिसकी जिम्मेदारी भी सरकारों के साथ ना होके सामाजिक संस्थाओं की और सबकी मिलके बनती है, इवन परिवार की भी बनती है कि वो अपने बच्चे पे नजर रखे कि किस तरफ जा रहे हैं। तो जी वो धार्मिक संस्थान है, जी वो सामाजिक संस्थान है, जी सरकारें हैं, सबको कलेक्टिवली उन पे काम करना पड़ेगा। और जहाँ तक बात आती है कि युवा कैसे उसको देखे, तो जब तक हमारे बड़े विजन, जैसे आपने विजन की बात की, सारा खेल ही विजन का है। आज यदि लीडर की बात करें कि लीडर कौन है, लीडर वही है जो विजनरी है, जो सबको साथ लेके चल सकता है। तो विजन नहीं है वो लीडर नहीं है। और कहीं ना कहीं ये कमी हमें देखने को भी मिलती है। तो विजन यदि होगा, विल पावर होगी,
हार्ड वर्क और डेडिकेशन जिसके अंदर होगा वो निश्चित तौर पे हमेशा आगे जाएगा। जहाँ तक युवाओं के लिए मैं बात करता हूँ, स्किल डेवलपमेंट का बहुत बड़ा रोल है। हम नौकरी पाने की दौड़ में चल रहे हैं, क्यों ना हम ऐसे बने कि नौकरी देने वाले हम बने। इस तरीके से हमें जो स्वरोजगार के जो भी प्लेटफॉर्म है उसमें सेल्फ ट्रेनिंग की बात है, स्किल डेवलपमेंट की बात है, एक अच्छे एसोसिएशन की बात है। मैं कहता हूँ कि आप जब भी कोई डिग्री लेके आते हैं किसी जैन साहब जैसी फैक्ट्री में, फ्री में नौकरी करनी पड़े, उसको 6-8 महीने जरूर एक ट्रेनिंग मिले। तो मैं कहता हूं जो ट्रेनिंग पे जो हमारी कमी है इंडिया में, ये बहुत बड़ा एक कारण है। आज हमारी कैनविन फाउंडेशन भी आने वाले समय पे इस हेल्थ के साथ साथ, आज हमारे गुड़गांव में 4 पॉलीक्लिनिक है, एक आरोग्य धाम हमने बनाया कैनविन आरोग्य धाम, जिसमें मात्र 100 रुपए में करीबन 1500 लोग, 1500 परिवार रोज वहां पे अपनी सेवाएं चिकित्सा की ले रहे हैं। इसके साथ साथ रोजगार परक हमारा कैसे समाज बने, स्वरोजगार परक कैसे बने, हमें इस पे ध्यान देना पड़ेगा। और जो जैन साहब जैसे संपन्न समाज में संपन्न लोग हैं, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको आगे आना पड़ेगा। मेरी अभी रिलायंस में भी बात हो रही थी, हमारे गोल साहब हैं कि जी इस पे कुछ काम करें, गुरुग्राम के लिए, हरियाणा के लिए कुछ काम करें। तो निश्चित तौर पे जब संपन्न लोग समाज में आगे आएंगे, सब रोजगार के लिए काम करेंगे, ट्रेनिंग पे फोकस करेंगे, युवाओं पे एनर्जी लगाएंगे, तो निश्चित तौर पे हमारे देश में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। और वो कहीं ना कहीं सारी चीजों से दूर हटके, जो कहीं ना कहीं जाति की, धर्म की, इन बातों से दूर होके यदि विकास की हम बात करेंगे, यदि हम समाज को आगे बढ़ाने की बात करेंगे, देश को आगे बढ़ाने की बात करेंगे, तो हमारा देश कई कदम आगे बढ़ेगा। और जो माननीय नरेंद्र मोदी जी का विजन है, उस विजन में कहीं ना कहीं मिलकर हम काम करेंगे तो देश बहुत आगे जाएगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन आपकी दोनों की कही हुई ये खूबसूरत बातें और खूबसूरत तभी हो सकती है जब सियासी तौर पे चीजें ठीक रहें और नू जैसी चीजें आइंदा इस देश में ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आपसे विदा लेते हैं इन अल्फाज के साथ कि याद आएंगे जमाने को मिसालों के बहुत लिए, बहुत शुक्रिया। और जैसे पुरानी किताबें हो हवालों के लिए, युवक की दहलीज से टकरा के ना गिर, रास्ते बंद नहीं है सोचने वालों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल मैं गुजारिश करूंगा, हमारे मैनेजिंग एडिटर हैं सुंदर सोलंकी जी, स्टेज पर आइए, सम्मानित कीजिए हमारे दोनों मेहमानों को। एक बार जोरदार तालियां हो जाए जोरदार मेहमानों के लिए।